हेलो, मैं डॉक्टर कल्पना झा, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज, देवेंद्र नगर, रायपुर। आज मैं बीएससी होम साइंस पार्ट 2, ग्रुप ए, पेपर 1, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड डिसीज के यूनिट 1 का थर्ड पोर्शन मील प्लानिंग पर डिस्कशन करूंगी। सभी को मालूम है कि पहला सुख निरोगी काया होता है। यह मात्र कहावत नहीं बल्कि 100% सत्य है। निरोग रहने के लिए उत्तम पोषण आवश्यक होता है। उत्तम पोषण की स्थिति में आहार में सभी पौष्टिक तत्वों का उचित मात्रा एवं अनुपात में रहना बहुत आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जहाँ ऊर्जा प्रदान करते हैं, वहीं प्रोटीन शरीर के निर्माणात्मक कार्यों को संपन्न कराता है। विटामिन और मिनरल्स प्रोटेक्टिव रहते हैं। पौष्टिक तत्वों की कमी और अधिकता दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अंडर न्यूट्रिशन के कारण बेरी स्कर्वी, रिकेट्स, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा रोग हो सकते हैं। वहीं ओवर न्यूट्रिशन के कारण ओबेसिटी, हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, डायबिटीज और अन्य कई रोग हो सकते हैं। इसलिए भोजन हर दशा में संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए। संतुलित आहार के निर्माण के लिए मील प्लानिंग बहुत आवश्यक होती है। मील प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे डायटेटिक्स क्या है? तो डायटेटिक्स एक विज्ञान है जो सामान्य जीवन चक्र के दौरान आहार की पर्याप्तता और वांछित स्थितियों के दौरान आहार से संबंधित होता है। मेन्यू प्लानिंग सामान्य या विशिष्ट व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए भोजन के नियोजन और समय निर्धारण की प्रक्रिया है। स्वास्थ्य, डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक भलाई की स्थिति के रूप में परिभाषित किया है, न कि केवल बीमारी और दुर्बलता के अभाव में। पोषक तत्वों की आवश्यकता, अवशोषित पोषक तत्व की न्यूनतम मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो शरीर के सामान्य शारीरिक कार्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पर्याप्त सेवन, एडिक्वेट इंटेक, स्वस्थ लोगों के समूह के द्वारा पोषक तत्वों के सेवन के अवलोकन या प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित अनुमान के आधार पर एक पोषक तत्व की सिफारिश है जब एक आरडीए की गणना करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। संतुलित आहार वह है जिसमें इतनी मात्रा और अनुपात में भिन्न प्रकार के भोजन होते हैं ताकि कैलोरीज, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इसके अलावा अतिरिक्त पोषक तत्वों का भी प्रावधान किया जाता है जो कि बहुत ही कम अवधि के लिए होता है। इसके अलावा संतुलित आहार में बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल्स जैसे डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रास्टिकल्स इत्यादि भी मिलाना चाहिए, जिससे सकारात्मक हेल्थ में प्रभाव दिखाई देता है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट का कुल कैलोरी का 60 से 70%, प्रोटीन का 10 से 20% और वसा के साथ कुल कैलोरी का 20 से 25% प्रदान किया जाता है। आरडीए, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, को आहार में मौजूद पोषक तत्वों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो आबादी में लगभग सभी व्यक्तियों की दैनिक आवश्यकता को पूरा करता है। रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस इज इक्वल टू रिक्वायरमेंट्स प्लस सेफ्टी फैक्टर। किसी भी व्यक्ति का आरडीए उम्र, लिंग, शारीरिक कार्य और शारीरिक तनाव जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे छोटी उम्र में आरडीए की रिक्वायरमेंट कम होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आरडीए की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, या एक पर्टिकुलर एज आने के बाद हमारी आरडीए की रिक्वायरमेंट फिर से कम होना चाहिए। उसी प्रकार से शारीरिक कार्य, जब हम हैवी वर्क करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा आरडीए की आवश्यकता, मतलब कैलोरीज की आवश्यकता पड़ती है। आरडीए जो है तुरंत कैलोरीज से ही रिलेटेड है। उसी प्रकार से यदि देखा जाए तो गर्भावस्था, लैक्टेटिंग पीरियड में भी हमें कैलोरीज और विटामिन की, प्रोटीन्स की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, तो नेचुरली है उस समय हमारा आरडीए भी बढ़ा हुआ रहता है। मेल्स में का आरडीए फीमेल्स की अपेक्षा अधिक होता है। इस तरीके से आरडीए जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होता है। न्यूट्रिशनली एडिक्वेट डाइट क्या होती है? हम लोग अपना खाने का उपयोग हम कब करते हैं? जब हमें भूख लगती है। क्षुधापूर्ति के लिए किया जाता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहता है। और स्वास्थ्य स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें पोषक तत्व आवश्यक होता है।
लेकिन यह जानना आवश्यक है किस व्यक्ति को कितने पोषक तत्व की आवश्यकता है, उसको कितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, उसके पोषक मूल्य क्या है, यह हमें जानना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। जिस तरह से भारत में न्यूट्रिशन एवं एक्सपर्ट कमेटी है, आईसीएमआर क्षेत्र में कार्यरत है, उसी तरह से विश्व में अन्य देशों में कुछ संस्थाएं इस क्षेत्र पर कार्य कर रही हैं, जैसे एफए, एएफओ, डब्ल्यूएचओ। ये सारी सर्विसेज न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमें बार बार में अवगत कराते रहती है। आरडीए या पोषक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित मात्रा वास्तव में एक तरह से पोषक तत्वों की अनुमानित मात्रा है, जिसका उपयोग करते हुए उस वर्ग के सभी शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। आरडीए हमेशा एक संदर्भित व्यक्तियों के लिए तैयार किया जाता है। भारतीय संदर्भ में एक संदर्भित पुरुष और संदर्भित महिला को इस तरह से परिभाषित किया जाता है, जैसे रेफरेंस मैन, यह 20 से 39 वर्ग के होते हैं, इनका वजन 60 किलो होता है और बीमारियों से मुक्त रहते हैं तथा कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं। एक दिन में 8 घंटे का मध्यम श्रम, शेष समय 8 घंटे बिस्तर पर, 4 से 6 घंटे बैठकर और 2 घंटे चलने या गृह कार्य में व्यतीत करते हैं। संदर्भित महिला ये भी 20 से 39 वर्षीय होती है, जिसका वजन करीब 50 किलोग्राम होता है, साधारण गृह कार्य, हल्के उद्योग या मध्यम श्रम में बिताती है। शेष समय में 8 घंटे बिस्तर पर और 4 घंटे हल्के फुल्के बैठ करके काम भी करती है, 2 घंटे गृह कार्य या चलने में काम यूज करती है। यहाँ पर मैंने आपको एक समरी दिखाई है जो कि आरडीए की है, और ये आरडीए जो है ये सभी वर्गों के लिए बताया गया। 2010 का यह एक रिकॉर्ड है, जिसमें अलग अलग ग्रुप में अलग अलग ग्रुप को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, कितने प्रोटीन्स की आवश्यकता है, बॉडी वेट कितना होना चाहिए, इसके बारे में समराइज है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग, आहार आयोजन के सिद्धांत क्या होते हैं। संतुलित आहार आहार आयोजन का सबसे प्रमुख मुद्दा है, इसलिए हमें यह देखना है कि हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सभी की उम्र, वजन, क्रियाशीलता और उनकी फिजिकल कंडीशन क्या है, उसके अनुसार हमें आहार को बनाना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए जो आहार संतुलित है वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी होगा। एक भोजन के जो 7 भोज्य समूह है, उसको आहार में इस तरह से सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे कि सभी पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सके, वह आहार नियोजन कहलाता है। आहार नियोजन जो है, इसके एक जो प्रमुख सिद्धांत है ये आपको बता रही हूं मैं। पहला है पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। पोषण संबंधी आवश्यकता पूरा करना मतलब हमारे जो 6 पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स और जल, इन सब की मात्रा हमें हमारे एक मील प्लानिंग में इन सब का समावेश होना चाहिए। इसका एक रेशो है, उस रेशो के आधार पर हमको आहार में देना चाहिए। दूसरा है भोजन पैटर्न परिवार की जरूरत को पूरा करना चाहिए। हमारे परिवार के में अलग अलग एज ग्रुप के व्यक्ति रहते हैं, अलग अलग कंडीशन के व्यक्ति रहते हैं, तो हमें हमारे परिवार की आवश्यकता को फुलफिल करते हुए मील प्लानिंग करना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। इसके अलावा थर्ड है समय और ऊर्जा की बचत करना। मील प्लानिंग इस तरीके से किया जाए जिससे हम कम समय में भी बहुत अच्छे से अच्छा भोजन तैयार कर सके, जिससे हमारे समय और शक्ति दोनों की बचत हो सके। भोजन में अधिकतम पोषक तत्व मिलना चाहिए। इसका आशय ये है कि हम जब कोई भी फूड पकाते हैं तो उसके पहले हम प्रोसेसिंग करते हैं। हमारे काटने, छिलने, उबालने, इन सब में बहुत से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी प्रोसेसिंग और कुकिंग की मेथड इस प्रकार से हम सेलेक्ट करें जिससे अधिक से अधिक न्यूट्रिशन का उपयोग या न्यूट्रिएंट का उपयोग हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें। जैसे हम खाना प्रेशर कुकर में पकाएं, हम अंकुरित अनाज का उपयोग करें, फर्मेंटेड फूड का उपयोग करें, मिक्स आटे वगैरह यूज करें, जिससे हमारे पास अधिक से अधिक पोषक तत्व मिल सके। उसके बाद है भोजन की योजना जो है वो परिवार के आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। क्रय करने की क्षमता हमारे पास सबके पास अलग अलग होती है। यह कहीं पर भी नहीं है कि बहुत महंगे पदार्थों में ही पोषक तत्व मिलते हैं। हमें सस्ते से सस्ते भोज्य पदार्थों में भी आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते हैं, सिर्फ उसकी जानकारी हमें होना चाहिए। कम बजट के लोगों में
जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको भी हमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व देना है, तो हम उसको कम, जो सस्ते में हमको सामान मिलता है, हम उससे उसकी पोषण की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा भोजन में तृप्तिदायक मूल्य होना चाहिए। तृप्तिदायक मूल्य का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी भोजन करते हैं तो हमें उसमें से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ये सेटिस्फेक्शन आपकी पर्याप्तता के कारण भी हो, भोजन के गुणों के कारण भी हो। तो इसके लिए हमें ये आवश्यक है, जब दो भोजन के बीच में हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो जो पहला भोजन है उसमें हम इतने पर्याप्त पोषक तत्व दे दें ताकि सेकंड भोजन करते तक हमें उसकी पर्याप्तता का अनुभव हो सके। इसके अलावा भोजन को हम रंग से, गंध से, टेक्सचर से भी अलग कर सकते हैं, जिससे हमारे में भोजन ग्रहण करने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। यह कहा जाता है कि भोजन जो है वो हम आंखों से करते हैं। मतलब हम भोजन को जब देखते हैं, उसको सूंघते हैं या उसकी खुशबू हमारे पास आती है, तो हमें भोजन करने की इच्छा जागृत हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम भोजन पकाने की विधियां अलग-अलग करते हैं, एक ही भोज्य पदार्थ को हम यदि अलग-अलग तरीके से पकाएंगे, तो उस पर्टिकुलर पदार्थ को भी हमको खाने की इच्छा जरूर होएगी। उसके अलावा भोजन मेनू प्लानिंग में हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि थाली जो रहना चाहिए वो हमेशा कलरफुल रहना चाहिए। कभी भी एक रंग का उपयोग थालियों में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे ही हमको खाने की इच्छा उत्पन्न होती है। उसके अलावा भोजन में पसंद और नापसंद पर विचार किया जाना चाहिए। हर एक सदस्य की पसंद और नापसंद अलग है, लेकिन हर चीज बनाना संभव नहीं होता। इसलिए परिवार के सदस्यों के आधार पर कोई चीज किसी की पसंद का और दूसरे की पसंद का भी ध्यान रखते हुए बनाया जाना चाहिए। भोजन व्यवस्था हमेशा लचीली होना चाहिए। ये बनाना है या दूसरी चीज भी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा मौसमी फल और सब्जियों का उपयोग हमें अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। उसका कारण ये है कि हमें आजकल साल भर हर चीज मिल जाती है, लेकिन मौसम में जो चीजें मिलती हैं उसका महत्व अलग ही होता है, और उस समय वो हमें बहुत अच्छे दामों पर भी मिलती है और हमें उसके स्वाद में भी अंतर लगता है। इसके अलावा मील प्लानिंग करते समय ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सा भोजन आसानी से उपलब्ध हो सकता है, यह भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। मील प्लानिंग करते समय हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो भोजन योजना को प्रभावित करती हैं, जैसे एज। हर एज के व्यक्ति के लिए भोजन योजना प्रभावित करेगी। सेक्स, हेल्थ, क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन के अंतर्गत ये है कि यदि गर्म प्रदेशों में हम रहते हैं तो हमारी भोजन व्यवस्था अलग ही टाइप की होगी, यदि हम ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो हमारी अलग टाइप। उसके अलावा स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, कोई व्यक्ति बीमार है, ऑपरेशन हुआ है या छोटे बच्चे हैं, उन सब के हिसाब से हमको भोजन व्यवस्था को परिवर्तित करना पड़ता है। फिर ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, फिर सांस्कृतिक और धार्मिक कारण। हमारे यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, तो हमको हर धर्म का उतना ही आदर करना है। जैसे हिंदुओं के धर्म में हमारे बड़े बड़े त्योहार जो आते हैं, हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल चीज बनती है वो हमको मेनू में शामिल करना चाहिए। मुसलमान है तो उसके आधार पर, क्रिश्चियन है तो उसके आधार पर। तो हमको यह ध्यान रखना है कि मील प्लानिंग में हमें धार्मिक भावनाओं का ध्यान भी रखना चाहिए। समय और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास कितना समय है और कितने हमारे पास संसाधन है, उस आधार पर हम मील प्लानिंग को अल्टर कर सकते हैं। आर्थिक कारण ये सबसे इम्पोर्टेंट, कि हमारे पास जितना हमारा बजट होगा हम उसके अकॉर्डिंग ही मील प्लानिंग कर पाएंगे। शारीरिक गतिविधियां, हम किस गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं यह आवश्यक है, क्योंकि हैवी वर्कर के लिए हमारी मील प्लानिंग में कुछ अलग प्रावधान रहते हैं, मॉडरेट के लिए अलग है और सेडेंटरी वर्कर के लिए अलग होते हैं। जब हमें ये सारी चीजें हो जाती है तो हम मील प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। मील प्लानिंग के बढ़ाने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होती है, जो इसकी जानकारी हमें होना आवश्यक है। पहला है आरडीए चार्ट, जो आपको मैंने बताया है। दूसरा होती है एक फूड लिस्ट, कि आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, उपलब्ध है, क्या है। उसके बाद हम थर्ड प्रोसेस चालू करते हैं मेन्यू प्लानिंग करने की, जो कि आप अपने परिवार के अनुसार किया जा सकता है। डाइट प्लान करते समय आपको कुछ बातें कंसिडर करना चाहिए, जैसे मेनू में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ मैक्सिमम जितने आप यूज कर सकते हैं आप यूज करें। दूसरा, आपको खाद्यान्न सीरियल से 75% ऊर्जा, उससे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त नहीं होना चाहिए। बाकी चीजों को हम लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए रखते हैं। होल ग्रेन्स में उच्च पोषक
पोषक तत्व होते हैं, इसलिए उसका यूज ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। सीरियल और पल्सेस का रेशो 1:4 होना चाहिए। एक दिन में कम से कम 3 सर्विंग दालों का लिया जाना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की सर्विंग हमेशा 1 से ज्यादा होना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ में जो कलरफुल बाकी वेजिटेबल्स रहती हैं, उनका उपयोग भी हर मील प्लानिंग में किया जाना चाहिए। मिनिमम 100 ml मिल्क पर डे दिया जाना चाहिए। फैट या ऑयल से 15 to 20% टोटल कैलोरी का और 5% शुगर का से लिया जाना चाहिए। ये पूरे कंटेंट हमने फूड एंड न्यूट्रिशन डॉक्टर अरुणा पल्टा मैडम, डायटेटिक्स बाय डॉक्टर श्री लक्ष्मी मैडम, इनके बुक से लिया गया है। यदि आपको इसमें से कहीं से भी कुछ भी चीजों की आवश्यकता और पड़ती है तो मेरे इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके आगे मैं आपको बता रही हूँ, फूड चार्ट दिया है मैंने इसमें, फूड पिरामिड्स दिया हुआ है। ये फूड पिरामिड्स ये शो करता है कि हमको जैसे जैसे पिरामिड्स है, जैसे हमको कौन सी चीजें कम लेना है और ज्यादा लेना है। जो ऊपर वाले भागों में है उन्हें हमें डाइट में कम यूज करना चाहिए। जो नीचे है आपके पास में, जो चौड़े भागों में है, उन्हें हम उसका यूज हमें ज्यादा करना चाहिए।